चलिए बेटा बिस्मिल्लाह करते हैं। लीजिस में हमारा डिस्कशन चल रहा था और लास्ट क्लास के अंदर लेसी की अकाउंटिंग हमारी अंडर प्रैक्टिस थी। एक एग्जांपल हम लोगों ने डिस्कस करना शुरू कर दिया था, जिसमें हमने देखा था कि लेसी अगर किसी एसेट को लीज पे लाएगा तो उसने अकाउंटिंग किस तरीके कार से करनी, वो सारा काम हमने आपके साथ डिस्कस कर दिया था। स्क्रीन को तो वहाँ से मिनिमाइज कर दें। अब दोस्त, लेसी की प्रैक्टिस हमें थोड़ी सी आगे और बढ़ानी है। मुख्तलिफ सिचुएशंस लेसी के अंदर आ सकती हैं। अभी हमने देखा कि अगर पेमेंट एनुअल हो तो क्या करोगे, पेमेंट अगर मंथली हुई तो क्या करोगे, पेमेंट अगर आपके पास एडवांस में हुई तो क्या करोगे, इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट भी हुई तो क्या करोगे, लीज इंसेंटिव भी हुआ तो क्या करोगे। हम ये सारी बातें आहिस्ता आहिस्ता हमारी प्रैक्टिस में आना शुरू करेंगे। आप जो हैंड आउट आपको दिया है वो निकाल लीजिएगा और पहले निकाल लीजिए क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 इसमें लिखा हुआ है, Millennium Corporation leases a machine that has cost and fair value of rupees 1 million from Excel Leasing Company for 5 years. Millennium Corporation agreed to assume all risk of normal ownership, including such costs as insurance, taxes, and maintenance. The machine has a useful life of 5 years with no salvage value. The lease is signed on 1st January 98. The incremental borrowing rate for the Millennium Corporation is 16%. The annual rentals of rupees 305409 are payable at the end of each year. भैया कंपनी एक मशीन लीज पे ले रही है जिसकी कॉस्ट और फेयर वैल्यू है 1 मिलियन 5 साल के लिए। ऑल रिस्क ऑफ ओनरशिप जो के होते हैं वो लेसी अपने पे ले रहा है। कौन सी लीज हो गई? फाइनेंस लीज है। मशीन की यूजफुल लाइफ 5 साल है। सैलवेज वैल्यू कोई है नहीं। एग्रीमेंट जनवरी 98 में हुआ है। रेट है इंटरेस्ट का 16% और 305409 के हिसाब से रेंटल आपने पे करने हर साल के अंदर। रिक्वायर्ड डिस्कस करो लीज अरेंजमेंट की नेचर को और अकाउंटिंग मेथड जो अप्लाई होगा इस लीज पर, और लीज का अमोर्टाइजेशन का शेड्यूल बनाओ। मेरा नेचर तो रीडिंग में ही पकड़ में आ गई, कौन सी लीज है? फाइनेंस लीज है। अब अकाउंटिंग करने के लिए हम लोगों को, अगर ये लीज फाइनेंस लीज या ऑपरेटिंग लीज कोई भी है, लेसी की अकाउंटिंग तो एक ही होनी है। अब क्योंकि लेसी की अकाउंटिंग एक ही होनी है तो इसके लिए सबसे पहले हम लोगों को प्रेजेंट वैल्यू निकालनी पड़ती है लीज पेमेंट्स की। ठीक है सर, उनकी लीज लाइबिलिटी हमेशा किस पे रिकॉर्ड होगी? प्रेजेंट वैल्यू पे रिकॉर्ड होगी। शुरू करते हैं क्वेश्चन को। आखिरी की लाइट साउंड कर दीजिए यानी पीछे वाली ये बंद कर दो। चलिए दोस्त, सबसे पहले प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट्स, ये हम इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि लीज लाइबिलिटी हमेशा अपनी प्रेजेंट वाली वैल्यू पे रिकॉर्ड होती है। इस वक्त भी एन्युटी बन रही है। 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, 5 पेमेंट है, एनुअल पेमेंट है और हर पेमेंट 305409 की है और लिखा हुआ है एंड ऑफ ईच ईयर, एंड में पे करना है। तो फिर क्या बनेगा? ऑर्डिनरी एन्युटी आर मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 1 प्लस आई माइनस एन अपॉन आई आर 305409 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 1 प्लस आई
इंटरेस्ट का रेट है 16%, 0.16 -5 डिवाइडेड बाय 0.16, अप्रोक्सीमेटली 1 मिलियन के करीब हमारा आंसर आ रहा है। 1 मिलियन आने से बेटा और कंफर्म हो गया कि लीज फाइनेंस वाली लीज है। सर वो कैसे? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट्स फेयर वैल्यू के सब्सटेंशियली इक्वल होना चाहिए, कम से कम 90% होना चाहिए। सवाल में बताया गया है कि फेयर वैल्यू भी 1 मिलियन है। इसका मतलब है इंटरेस्ट हटाकर मैं एसिड की पूरी पूरी फेयर वैल्यू पे कर रहा हूँ। ना सिर्फ पूरी पूरी फेयर वैल्यू पे कर रहा हूँ, बल्कि आपको इसके ऊपर 5 साल का इंटरेस्ट भी पे कर रहा हूँ। इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर भी टोटल लीज पेमेंट्स आराम से निकाली जा सकती हैं। 5 पेमेंट लेसी करेगा और हर पेमेंट 305409 की करेगा टोटल। कितना बेटा? 1527045। इंटरेस्ट मिलाकर लेसी 15 लाख रुपए की टोटल पेमेंट करेगा उस एसिड की जिसकी मार्केट में फेयर वैल्यू क्या चल रही है? 1 मिलियन। 1 मिलियन वाले एसिड के मैं आपको 15 लाख रुपए पे कर रहा हूं, विच मीन्स 527045 ये मैं आपको इंटरेस्ट पे कर रहा हूं, जिसको आपने नाम दे दिया फाइनेंस चार्ज। ठीक है बेटा, ये आपका फाइनेंस चार्ज आ रहा है इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। इंटरेस्ट मिलाकर मैं आपको 15 लाख रुपए पे कर रहा हूँ उस एसेट के जिसकी फेयर वैल्यू 10 लाख रुपए चल रही है। तो 10 लाख रुपए के ऊपर जितने पैसे दे रहा हूँ सब इंटरेस्ट दे रहा हूँ। अब बेटा, अभी हमें इस सवाल की भी प्रैक्टिस के लिए एंट्रीज वगैरह बना लेते हैं, लेकिन लीज का अमोर्टाइजेशन शेड्यूल मांगा भी है। चलो उसको बना भी लेते हैं पहले। लीज अमोर्टाइजेशन शेड्यूल। इसमें बेटा हम कुछ कॉलम बनाते थे। ईयर का कॉलम, लाइबिलिटी एट स्टार्ट ऑफ ईयर का कॉलम, फिर फाइनेंस चार्ज सब टोटल लीज पेमेंट्स लाइबिलिटी एट एंड ऑफ ईयर एंड फाइनेंस चार्ज। शाबाश, मुझे तो ये बनाना आता है बेटा। शुरू हो जाइए। ईयर वाइज स्केजुअल शुरू कीजिए। ठीक है सर। लास्ट कॉलम की हेडिंग वो होनी चाहिए प्रिंसिपल पेड।
हमारा पहला साल 98, लाइबिलिटी एट स्टार्ट ऑफ ईयर। लाइबिलिटी किस अमाउंट पे रिकॉर्ड करूं? सर लाइबिलिटी हमेशा प्रेजेंट वैल्यू पे रिकॉर्ड होती है, और प्रेजेंट वैल्यू है 1 मिलियन। फाइनेंस चार्ज 16%, 1,60,000। सब टोटल 1,160,000। पहली पेमेंट मैं आपको करूंगा 305,409 की। इसके बाद मेरी लाइबिलिटी कितनी बचेगी? 854,591। प्रिंसिपल कितना पे कर रहा हूँ? 145,409। अब लाइब्रेरी का ओपनिंग 854,591। इस पे इंटरेस्ट लगेगा 16%, 136,735। सब टोटल 991,326। लीज पेमेंट फिर वही करूंगा 305,409, 685,917। प्रिंसिपल पेड 168,674। अब नेक्स्ट ईयर में ओपनिंग लाइबिलिटी 685,917 का 16%, 109,747, 795,664। फिर पेमेंट करूंगा 305,409, 490,255, 195,662। फिर 2001, 195,662 की ओपनिंग लाइबिलिटी, सॉरी 490,255 पे इंटरेस्ट 78,441, 568,696, 305,409, 268,263,287, 226,968। फाइनली हमारे कॉन्ट्रैक्ट का लास्ट ईयर आ गया 263,287 का इंटरेस्ट 42125। 305,409 एग्जैक्ट आ रहा है। कितना आ रहा है? 7 और 5 12 क्या आ रहा है? 412। 7 और 5 12 मतलब 412। अब देखें, हम जगह जगह डेसिमल आ रहे थे इंटरेस्ट वगैरह के, राउंड ऑफ करते हुए चले, जिसकी वजह से 4 रुपए का फर्क आ रहा है। आखिरी पेमेंट भी 305,409 की होगी। अब ये मत लिख देना इस पेमेंट के बाद 4 रुपए बच गए। आखिरी पेमेंट के बाद लाइबिलिटी क्या हो जाएगी? जीरो। वो 4 रुपए का डिफरेंस सिर्फ राउंड ऑफ की वजह से आ रहा है, तो यहाँ पे आप नील डालो और 263
287 का प्रिंसिपल पे होगा। अब अगर रेलिवेंट कॉलम के सम करूं, प्रिंसिपल पेड का सम अप्रोक्सीमेटली 10 लाख, इंटरेस्ट हटाकर मैं आपको 10 लाख फेयर वैल्यू पे कर रहा हूं। अगर मैं 5 पेमेंट्स का सम लूं 1527045, और अगर फाइनेंस चार्ज का सम करूं 527,045, देखिए जनाब, अब आते हैं एंट्रीज की तरफ। अगर लेसी की पहले साल की एंट्रीज बनाए अपनी प्रैक्टिस के लिए, तो वो कैसी होंगी? शाबाश, जल्दी से एंट्रीज बनाइए पहले साल की। ये सब बन गए एंट्रीज। 1 जनवरी 98 क्या एंट्री बनाऊं? राइट ऑफ यूज डेबिट, लीज लाइबिलिटी क्रेडिट। लीज लाइबिलिटी हमेशा अपनी प्रेजेंट वैल्यू पे रिकॉर्ड होगी, वो थी 1 मिलियन। फिर 1 जनवरी को कोई और एंट्री तो है नहीं। अब आप एसेट को यूज करते रहो। 31 दिसंबर वाले दिन क्या कर लो? डेप्रिशिएट कर लो। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। जी सर। 1 मिलियन के राइट को कितने सालों पे? 5 साल पे डेप्रिशिएट करना। 2 लाख रुपए से ये राइट हर साल डेप्रिशिएट होगा। अब 1 साल हो चुका है, हम आपका एसेट उधार पे इस्तेमाल कर रहे हैं।
हम पर 1 साल का इंटरेस्ट लगेगा। फाइनेंस चार्ज डेबिट, लीज लाइबिलिटी क्रेडिट। पहले साल का फाइनेंस चार्ज हम लोग शेड्यूल में ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, वो है 160,000। जी सर, मजीद एंट्री बताइए। सर अब पेमेंट कर दीजिए। लीज लाइबिलिटी डेबिट, बैंक क्रेडिट। और हमारी हर पेमेंट 305409 की होगी। इस तरह से लेसी अपने पास सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाएगा। शाबाश सर, जल्दी से पहले साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एक्सट्रैक्ट्स बनाइए, 100 और 100। जब आप 100 के एक्सट्रैक्ट्स बनाएंगे तो लेसी अपने पास दो एक्सपेंस दिखाएगा। एक तो दिखाएगा डेप्रीसिएशन एक्सपेंस 2 लाख रुपए का, दूसरा वो दिखाएगा फाइनेंस चार्ज 1,60,000। अब आ जाइए सॉफअप के ऊपर। नॉन करंट एसेट्स में राइट ऑफ यूज। ठीक है सर, 1 मिलियन का राइट हमें मिला था, जो कि 2 लाख डेप्रिशिएट होने के बाद 8 लाख का बचा हुआ है। लाइबिलिटी साइड पे नॉन करंट लाइबिलिटी, जिसमें आप दिखाओगे लीज लाइबिलिटी एंड करंट लाइबिलिटी, जिसमें आ जाएगा करंट पोर्शन ऑफ लीज लाइबिलिटी। अब ये दोनों फिगर आराम से हमारे लीज के शेड्यूल से निकल आएंगी। पहला साल खत्म होते होते
854 591 हमने आपके अभी भी देने, जिसमें से 168 674 अगले 12 महीने में देने और 685 917 12 महीनों के बाद देने। जो 12 महीनों के अंदर देने वो करंट लायबिलिटी, जो 12 महीनों के बाद देने वो नॉन करंट लायबिलिटी। सही है सर। तो करंट लायबिलिटी में आ जाएगा 168 674 और नॉन करंट में 68 5917। चलो बेटा, ये क्वेश्चन तो मैंने इसलिए करवा दिया ताकि कल जो हमने अपना एग्जाम्पल बनाया था थोड़ा सा उसको और गिरे आ जाए। अब इसमें आहिस्ता आहिस्ता सिचुएशन चेंज करना शुरू करते हैं। कल वाले एग्जाम्पल में और आज वाले एग्जाम्पल में एक बात कॉमन है, पेमेंट एनुअल हो रही है। अगर पेमेंट एनुअल ना हो, मंथली हो या क्वार्टरली हो या सेमी एनुअल हो, उससे हमारी वर्किंग पे जगह जगह फर्क पड़ेगा। सर अभी दोनों सवालात में पेमेंट हमारे पास वो एरियर में हो रही है, एडवांस में आ जाए तो इससे भी हमें काफी फर्क पड़ता है। चले दोस्त, अब आइए क्वेश्चन नंबर 2 पे, जिसके अंदर पेमेंट एनुअल नहीं हो रही। हेल्पमैन क्लब provides weight control, physical exercise and body building facilities to its member, जिसकी मुझे बहुत ज्यादा जरूरत है। ठीक है, आ रहा है। चलो, द क्लब इज डिजायरस टू एक्वायर न्यू एडवांस इक्विपमेंट इन एडिशन टू इट्स एग्जिस्टिंग फ्लीट ऑफ मशीन। चलो, बात हजम भी होती है। हेल्थ क्लब के अंदर यकीनन फिटनेस मशीन्स होती हैं। कुछ मशीनें पहले से मौजूद हैं, वो उन मशीनों में एक नई मशीन और लाना चाह रहे हैं। मिस्टर अमान, मैनेजर ऑफ द क्लब, अप्रोचेस ओएसिस लीज लिमिटेड ऑन 31 दिसंबर 16 टू फाइनेंस सच इक्विपमेंट। ये जो नया इक्विपमेंट लाना चाह रहे हैं ये लीज पे लाना चाह रहे हैं। मजीद कहता है, मेन टर्म्स ऑफ द लीज एग्रीमेंट एंटर्ड इनटू बिटवीन क्लब एंड द लीज कंपनी आर, cost of the equipment is 1 lakh and its expected useful life is 4 years. The lease transfer substantially all the risk and reward of ownership to the club. इसका मतलब है फाइनेंस लीज है, रिस्क एंड रिवॉर्ड ऑफ ओनरशिप सब्सटेंशियल वाले क्लब के ऊपर ट्रांसफर हो रहे हैं। लेकिन अगर ये फाइनेंस लीज है भी, इससे फिर लेसी को तो फर्क कोई भी नहीं पड़ रहा। rental would be 8582 payable at the end of each quarter, underline end of each quarter। पेमेंट अभी भी एरियर में है लेकिन एंड ऑफ ईच क्वार्टर क्वार्टरली पेमेंट है। टोटल वुड बी 137,312, 137,000 की टोटल पेमेंट हमने करनी है उस एसेट की जो मार्केट में कितने का मिल रहा है, 1,00,000 का। 1,00,000 से ऊपर जितने पैसे दे रहे हैं सब इंटरेस्ट है। फाइनेंशियल चार्जेस अप्रोप्रिएटेड आर, इंटरेस्ट ईयर वाइज खुद कैलकुलेट करके दे रहा है। फाइनेंशियल चार्जेस कह रहे हैं 2017 में इंटरेस्ट बनता है 14,870, 18 का भी दिया हुआ है, 19 का भी दिया हुआ है, 20 का भी दिया हुआ है। एलोकेशन ऑफ फाइनेंशियल चार्जेस इज बेस्ड on the use of an implicit interest rate of 16% as a discount factor. Helpman Club depreciate the equipment of this kind over a 4-year by straight line method. Required. Discuss how the machine and lease liability will appear in the books of Helpman Club in the year 17 to 20. Figures relating to corresponding year are not required.
आपने सर 4 साल के अंदर दिखाना है ये एसेट और लाइबिलिटी कैसे बैलेंस शीट में अपीयर होंगे। अब दोस्त क्वेश्चन में सिर्फ नई बात यह है पेमेंट क्वार्टरली है। अब इससे क्वेश्चन में कहाँ कहाँ क्या क्या फर्क पड़ेगा वो देखते हैं। लेसी लीज लाइबिलिटी को प्रेजेंट वैल्यू पे रिकॉर्ड करेगा, तो हमें सबसे पहले क्या निकालनी पड़ेगी, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट, वो आपको आती है, शाबाश जल्दी से निकालिए। हाँ जी, कितनी आ रही है? कितनी आ रही बेटा? बता भी दो यार। ये में कितनी आ रही है? 1 लाख वाली चीज इंटरेस्ट हटाकर 25,000 में आपको दे रहा है। जी बेटा, उसी और की फिगर, ये प्रेजेंट वैल्यू है 279, 279,000। और जबकि सवाल में लिखा हुआ है टोटल पेमेंट 137 की है। 1,37,000 की प्रेजेंट वैल्यू 2 लाख से ऊपर कैसे आ सकती है? ठीक है ना भाईजान, अब देखो कोई ना कोई गलती आप कर गए ना। इसलिए मैं कह रहा था कि सवाल में कोई ना कोई चेंज आ जाता है जब पेमेंट हमारे पास एनुअल ना हो। प्रेजेंट वैल्यू निकालने का फॉर्मूला तो चेंज नहीं होगा। जब आप निकालोगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट, आर मल्टीप्लाई बाय 1 - 1 + i - n/आई। आर हमें दिया हुआ है 8582। अब यहाँ बेटा जो याद दहानी रखने वाली बात है वो क्या है, आर दिया हुआ है क्वार्टरली, ठीक है। जैसा आर हो, जैसा आर हो, पूरे फॉर्मूले को उसके मुताबिक ढालना पड़ेगा, उल्टा काम नहीं कर देना। ये मत कर देना, अबे यार आर दिया हुआ है 8582 पर क्वार्टर, साल में होते हैं 4 क्वार्टर, ×4 कर दो, वो एनुअल में कन्वर्ट हो जाएगा। किसी ने ऐसा किया भी होगा, मत करना। आर अगर पर मंथ है, बाकी तमाम चीजें भी पर मंथ आएंगी। आर अगर एनुअल है, बाकी तमाम चीजें भी एनुअल आएंगी। आर अगर क्वार्टर पर है, बाकी तमाम चीजें भी क्वार्टर पर आएंगी। मल्टीप्लाई बाय 1 - 1 + i, इंटरेस्ट का रेट। इंटरेस्ट का रेट दिया हुआ है 16% पर एनम, हमें चाहिए क्वार्टर का रेट। 16% सालाना, और साल में होते हैं 4 क्वार्टर। 16 को 4 से डिवाइड करा तो 4% पर क्वार्टर, डेसिमल में कन्वर्ट करा तो 0.04 डिवाइडेड बाय 0.04, ये आ गया क्वार्टरली रेट। ठीक है, अब एन चाहिए, एन को भी क्वार्टर में कन्वर्ट करो। एक साल में 4 क्वार्टर, हमारा है 4 साल का कॉन्ट्रैक्ट, तो 4 साल में 16 क्वार्टर। अब इसको आप मैथमेटिकली सॉल्व कर लो। जब आप इसको मैथमेटिकली सॉल्व करोगे, आपका आंसर अप्रोक्सीमेटली 1 लाख रुपए आएगा। सही है सर जी? तो यार ध्यान नहीं रखना, पेमेंट मंथली हो
तो आई और एन भी मंथ पे जाएगा। पेमेंट एनुअल है तो आई और एन भी मंथ पे जाएगा। बाद बच्चे ऐसे ही सवाल पूछते हैं, सर माजिद क्या फर्क पड़ जाएगा? आप जो कह रहे हो हम इसको उल्टा कर दें अगर, ठीक है, अब ऐसे ही मैथमेटिकली समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब जो कर रहा हूँ गलत कर रहा हूँ, बच्चों के सवाल का जवाब देने के लिए। तो ऐसा ना कर लें हम 8582 को मल्टीप्लाई बाय 4 कर लें, ये आ जाएगा सालाना पेमेंट। सालाना, एक साल में इतने पैसे देने पड़ेंगे। मल्टीप्लाई बाय 1 - 1 प्लस आई, क्योंकि आर को हमने एनुअल पे कन्वर्ट कर लिया है, आई तो दिया हुआ सालाना है 0.16 डिवाइडेड बाय 0.16 -4। अब जब आप करोगे आंसर डिफरेंट आएगा और गलत आएगा। कितना आ रहा है? 96055। अब आंसर आ रहा है 96,000। ये भी प्रेजेंट वैल्यू है, लेकिन ये गलत तरीके से निकलेगी। कोई बता सकता है इसमें मैथमेटिकली क्या गलती है? आपको मैथ्स मुझसे अच्छी आती है, मुझसे भी बाद में आपने रिजल्ट ही पढ़ी है। क्या गलती कर रहे हैं इसके अंदर? मतलब अगर ये सही होता तो दोनों का आंसर सेम आना चाहिए ना, 1 लाख रुपए। नहीं क्या हो रहा है बेटा? भाई सही कह रहा है। क्या प्रॉब्लम ये आ रही है, अगर मैं इस तरीके से करता हूँ, ये पता है क्या लग रहा है, जब मैं 8582 को मल्टीप्लाई बाय 4 कर रहा हूँ, कितना बन रहा है ये? 8582 मल्टीप्लाई बाय 4 32,34328, ये फिगर बन रही है। अब देखना इसका मतलब क्या हुआ, जो मैं समझ पा रहा हूँ। 34,000 रुपए सालाना पे करूं, 4 साल तक पे करूं, और हर 34,000 में 16% इंटरेस्ट हो। बस यही बात गलत हो गई। मैं आपको 34,000 रुपए साल में पे जरूर करूंगा, लेकिन हर 34,000 पे सालाना इंटरेस्ट नहीं लगेगा। सर क्यों नहीं लगेगा? मैं कल से समझाता आ रहा हूं ना। इंटरेस्ट रिमेनिंग अमाउंट ऑफ लाइबिलिटी पे लगेगा। इस पे लगेगा, रिमेनिंग पे। अगर आप इधर देखो बोर्ड पे, एक मिनट के लिए टाइमलाइन बना के समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ये है 1 साल, साल में है 4 क्वार्टर, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट ओरिजिनली क्या कह रहा है? 8582 हर क्वार्टर के एंड में हमसे ले लो। ये कॉन्ट्रैक्ट हमसे ओरिजिनली कह रहा है, हर क्वार्टर के बाद हमसे 8,000 रुपए ले लो। ऊपर अगर मैं 8582 को मल्टीप्लाई बाय 4 करता हूं, 34328, ये ऐसा लग रहा है 34328 हमने 1 साल के बाद देने, और इस 3428 पर पूरे साल का क्या लग जाएगा? इंटरेस्ट। ऐसा थोड़ी होगा। फॉर एग्जाम्पल 1 लाख रुपए का उधार लिया हुआ है, 8582 की पेमेंट करूंगा। ध्यान से देखना, इसमें कुछ प्रिंसिपल पे करूंगा, कुछ इंटरेस्ट पे करूंगा। ऐसे ही एज्यूम फिगर, इसमें 5,000 का प्रिंसिपल है, बाकी इंटरेस्ट है। एज्यूम फिगर 1 लाख में से 5,000 दे दिए, 1 लाख में से 5,000 दे दिए, अब लाइबिलिटी कितनी रह गई? 95,000। अब अगले क्वार्टर में जो इंटरेस्ट लगेगा किस पे लगेगा? वो 95 पे लगेगा। समझ में आ रही है मेरी बात? तो होगा क्या, पहले क्वार्टर में इंटरेस्ट ज्यादा होगा क्योंकि आपकी लाइबिलिटी भी ज्यादा होगी। दूसरे क्वार्टर में इंटरेस्ट कम हो जाएगा क्योंकि आपकी लाइबिलिटी कम हो चुकी होगी।
तीसरे क्वार्टर में इंटरेस्ट और कम हो जाएगा क्योंकि आपकी लाइबिलिटी और कम हो चुकी हो। समझ में आ रही है मेरी बात? तो क्या हर क्वार्टर का इंटरेस्ट एक जैसा होगा? नो सर। अब एक बात को और समझना, पहले साल का इंटरेस्ट क्वेश्चन में निकाल के दिया हुआ है 14,870, 14,870 रुपए का इंटरेस्ट दिया हुआ है पूरे साल का। और साल में है 4 क्वार्टर, पेमेंट है क्वार्टरली, डिवाइडेड बाय 4, एक क्वार्टर का कितना आ रहा है? 3717। क्या हर क्वार्टर में इतना ही इंटरेस्ट होगा? जोर से बोलो। नो सर, सेम इंटरेस्ट थोड़ी होगा। यानी अगर कर्जा उतारने के बाद भी एक जैसा इंटरेस्ट मुझ पे लग रहा है तो फिर किस्तों में कर्जा उतारने का फायदा क्या होगा? तो कॉमन सेंस की बात है ना यार। मैंने किस्तों वाला लोन लिया है, किस्तों वाला, इंस्टॉलमेंट वाला। जैसे जैसे इंस्टॉलमेंट रीपे करता जाऊंगा मेरा ओरिजिनल उधार भी कम होना चाहिए, और अगर इंटरेस्ट उस पर लगना है तो अगला इंटरेस्ट कम होना चाहिए। तो ये सारी बातें जो हम कर रहे हैं सब गलत कर रहे हैं। ठीक है सर। अब इस बात को सही तरह समझने के लिए कि आपके अंदर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, मैं एक काम करता हूँ, क्वार्टरली लीज पेमेंट का शेड्यूल बनाता हूँ, क्योंकि इंटरेस्ट क्वार्टरली कंपाउंड हो रहा है, क्वार्टरली। अगर ये इंटरेस्ट क्वार्टरली कंपाउंड हो रहा है तो मैं क्वार्टरली शेड्यूल बनाता हूँ। आपने कहा जी क्या हो गया, 4 साल का है, 4 साल में 16 क्वार्टर, तो बहुत लंबा काम नहीं है। 16 का छोड़ो ना, हम सीखने के लिए बैठे हुए ना। 16 का नहीं बनाओ, 1 साल का बनाओ। 1 साल में कितने क्वार्टर आएंगे? 4। हम क्वार्टरली शेड्यूल बनाकर देखते हैं 1 साल का। अगर हमारी क्वार्टरली वर्किंग का इंटरेस्ट 14,870 निकला तो हमारी समझ में आ जाएगी उसने 14,000 की फिगर एग्जामिनर ने कैसे निकाली होगी। चले सर, लीज का शेड्यूल बनाते हैं। लीज अमोटाइजेशन शेड्यूल। शेड्यूल क्वार्टरली बना रहा हूं तो ईयर के बजाय वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूं क्वार्टर। लाइबिलिटी एट स्टार्ट ऑफ क्वार्टर, फाइनेंस चार्ज एट द रेट 4%। मैंने 4% क्यों लिखा है? क्योंकि मैं क्वार्टरली इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहा हूँ, क्वार्टर का रेट हमारा 4% है। सब टोटल लीज पेमेंट्स लाइबिलिटी एट एंड ऑफ क्वार्टर, प्रिंसिपल पेड। चलिए बेटा, क्वार्टर वाइज काम शुरू कर रहा हूँ। क्वार्टर नंबर 1,
चलिए जनाब, Q1 लाइबिलिटी स्टार्ट ऑफ क्वार्टर कितनी लूं? 1 लाख रुपए। 1 लाख पर पहले साल का इंटरेस्ट 4% लगेगा पहले क्वार्टर का, वो बनेगा 4,000। सब टोटल 1,04,000। और पहला क्वार्टर खत्म होते होते मैं आपको कितने पैसे दूंगा? 8582। ये मैं आपको पेमेंट करूंगा। कितने बचेंगे? 95418। प्रिंसिपल कितना पे करा? 4582। सही है। ये पहले क्वार्टर की वर्किंग हो गई। ये सबकी समझ में आ गई? देखो बात समझना जरा प्लीज ना, या तो इस तरह करो या इस तरह करो। 1 लाख का 16% निकालो। 1 लाख का 16%, 16,000। वो आ जाएगा साल भर का इंटरेस्ट। मुझे चाहिए एक क्वार्टर का, मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 12, तो 3 महीने का आ जाएगा और वही 4,000 आएगा। Q2, आप ओपनिंग लाइबिलिटी 95418, आप इस पे लगाइए 4%, 3817, 99234। अब मैं आपको 8582 की क्वार्टरली पेमेंट फिर करूंगा। 90652। प्रिंसिपल पेड 4765। 3 में आ जाइए। तीसरे क्वार्टर की ओपनिंग 90652, 4%, 3706। सब टोटल 94358। लीज पेमेंट फिर आपकी 8582। चेक कर लो तो क्या है फाइनेंस चार्ज 3626 है। 3626 फाइनेंस चार्ज। सब टोटल 94279। क्लोजिंग लाइबिलिटी क्लोजिंग लाइबिलिटी 85697। प्रिंसिपल पेड 4956। फाइनली फोर्थ क्वार्टर 85697 का 4%। सब टोटल 89125। एट जीरो 543 5154। अब बेटा इस सारी वर्किंग को करने का पर्पस क्या था? अब आप एक रेलिवेंट कॉलम का सम ले लो, फाइनेंस चार्ज कितना बन रहा है? 14871। 1 रुपए का फर्क आ रहा है राउंड ऑफ की वजह से। आप समझ में आया? यानी सवाल में दिया हुआ था कि पहले साल हम पर जो इंटरेस्ट लगेगा
14,870 रुपए का लगेगा। हमने उस 14,870 को क्वार्टरली खोल लिया कि उसमें हर क्वार्टर में इंटरेस्ट कितना लगेगा। पहले क्वार्टर में इंटरेस्ट लगेगा 4,000। क्यों? क्योंकि लाइबिलिटी भी ज्यादा है। दूसरे क्वार्टर में इंटरेस्ट लगेगा 3,800, क्योंकि लाइबिलिटी कम हो गई। तीसरे क्वार्टर में इंटरेस्ट लगेगा 3,600, क्योंकि लाइबिलिटी और कम हो गई। समझ में आ रही है बात आपके बेटा? इस तरीके से क्वार्टर की बेस पर इन्होंने अपना इंटरेस्ट कैलकुलेट किया हुआ है। तो हम शेड्यूल को और आगे बढ़ाएं और मजीद 3 साल का बनाएं, जब भी वही फिगर बनेगी सारी। चले, अब आपको क्वार्टरली इंटरेस्ट कैलकुलेट करना आ गया। अब सर क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या थी? उसने तो कहा था यार ये बताना, ये एसेट और लाइबिलिटी को बुक्स में कैसे दिखाओगे 2017 से लेकर 2020 तक, और करस्पॉन्डिंग चीज को आप मत दिखाना। ठीक है सर। शुरू करते हैं बात को। सबसे पहले तौसी। तौसी के एक्सट्रैक्ट्स बना रहा हूँ, और 4 साल का कह रहा है, 4 साल तक कैसे दिखाओगे? करस्पॉन्डिंग कंपैरेटिव फिगर मत दिखाना। ये हमारी थोड़ी सी आसानी हो गई। अगर कंपैरेटिव मांगता तो थोड़ा सा काम और बढ़ जाता। वो कैसे? जब मैं बना रहा हूँ 2020 का, 20 का कंपैरेटिव 19 दिखाना पड़ता। अगर 19 दिखा रहा हूँ, 19 का कंपैरेटिव 17 भी दिखाना पड़ता। उसने बोला मैं 4 साल का एक साथ दिखा दो। तो ठीक है सर, ये लीजिए 2017, 2018, 2019, 2020। सौसी में ये एसेट और लायबिलिटी को दिखाएंगे, एसेट को डेप्रिशिएट करके दिखाएंगे, लायबिलिटी पे फाइनेंस चार्ज कैलकुलेट करके दिखाएंगे। ये दो चीजें हमें चाहिए। फाइनेंस चार्ज ईयरली निकालने पर बैठ जाना, सवाल में दिया हुआ है। पहले साल का फाइनेंस चार्ज है 14,870। दूसरे साल का फाइनेंस चार्ज है 11,566। तीसरे साल का 7,700। चौथे साल का 3,176। तो ये सर डेप्रीसिएशन पे आ जाओ। एसेट 1,00,000 रुपए पे कैपिटलाइज्ड होगा। लीज टर्म भी 4 साल है, और लिखा हुआ है इस किस्म के एसिड की यूजफुल लाइफ भी कितनी है, वो भी 4 साल है। कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है। 4 साल पे डेप्रिशिएट कर लो। हर साल हमारा एसिड 25,000 डेप्रिशिएट होगा। ये बेटा शॉर्टर पे करते। पैरा 32 पढ़ाया था ना लोगों को, पढ़ाया था ना? चेक कर लो, ये रुकन आपके सेक्शन में भी पैरा 32। नहीं पढ़ाया था, ठीक है। भी बात करते हैं उस पर। माई का सवाल है, अगर यूजफुल लाइफ और लीज टर्म में फर्क होता तो क्या करते? उसका जवाब पैरा 32 में लिखा हुआ है। अभी बात की बात है, अभी रोको उसको। चले सर, 100 तो बन गया। अब यही चीजें हर साल हमारी बैलेंस शीट में भी घूम रही होंगी। 100।
चलिए सर, एसेट साइड पे सबसे पहले नॉन करंट एसेट्स, जिसमें आप दिखाओगे राइट ऑफ यूज, फिर नॉन करंट लाइबिलिटी, जिसमें आप दिखाओगे लीज लाइबिलिटी, फिर करंट लाइबिलिटी, जिसमें आप दिखाओगे करंट पोर्शन ऑफ लीज लाइबिलिटी। शाबाश, मुझे फिगर्स फिल कर दे। शाबाश बेटा, मुझे फिगर्स फिल कर दे। जी सर, फिल कर ली फिगर्स। राइट ऑफ यूज में तो मसला नहीं है। राइट ऑफ यूज हम कैरिंग अमाउंट पे दिखाएंगे। 1 लाख रुपए का एसेट पहले साल 25,000 डेप्रिशिएट होने के बाद 75,000 का बचेगा। फिर मजीद 25,000 डेप्रिशिएट होने के बाद 50,000 का बचेगा। फिर मजीद डेप्रिशिएट होने के बाद 25,000 का बचेगा। और 2020 में जीरो का बचेगा। बैलेंस शीट आखिरी आखिरी दिन बनती है, उस वक्त तक 4 साल कंप्लीट हो चुके होंगे, राइट हमारा एक्सपायर हो चुका होगा। हाँ सर, नॉन करंट लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी ये कहाँ से आएगा? हाँ बेटा, आप इसके लिए शेड्यूल बनाना पड़ेगा। आपने कहा भाई शेड्यूल बना हुआ तो है, बेटा वो क्वार्टरली बना हुआ है। बैलेंस शीट क्वार्टरली नहीं बन रही है, बैलेंस शीट क्या बन रही है? ईयरली बन रही है। अगर बैलेंस शीट ईयरली बन रही है तो शेड्यूल भी कौन सा चाहिए होगा? ईयरली वाला चाहिए होगा। उसी से निकल सकता है बड़े आराम से। वैसे प्लस माइनस करके भी निकल आएगा कि बिना वजह गलती ना हो जाए, तो बेहतर है जरा एक बार एनुअल पे भी बना लेते हैं। शाबाश, ईयरली बेस पे शेड्यूल बनाइए जल्दी से।
अब बेटा यहाँ पर शेड्यूल एनुअल बन रहा है, ठीक है, ये गलती मत कर देना। 1 लाख का 16% निकालने बैठ जाओ। 1 लाख का 16% बनता है 16,000। लेकिन यहाँ पहला साल इंटरेस्ट एक्चुअल 16,000 लगेगा, तो वो तो निकाल के बैठे हुए ना, कितना लगेगा? 14,870। दूसरे साल इंटरेस्ट लगेगा 11,156। तीसरे साल इंटरेस्ट लगेगा 7,700। और चौथे साल इंटरेस्ट लगेगा 3,176। ठीक है सर, ये है 4 इंटरेस्ट जो हम पे लगेंगे पहला साल। अच्छा, लीज पेमेंट भी कौन सी लेनी पड़ेगी? एनुअल। एनुअल पेमेंट कितनी थी? 34,328। हम हर साल पे करेंगे 4 क्वार्टर में। अब ये टोटल बनेगा 114,870। पेमेंट माइनस करने के बाद 80542। प्रिंसिपल पेड 19,458। 18 की ओपनिंग लाइबिलिटी 80542। सब टोटल 92,108। लीज पेमेंट फिर एनुअल 34,328। 5,7780। प्रिंसिपल पेड 22,762। 5,7780। सब टोटल 65,480। लीज पेमेंट्स फिर 34,328। लाइबिलिटी एट एंड ऑफ ईयर 31,152। प्रिंसिपल पेड 26628। फिर सर 3,1,152। 34,328। इस तरह से बेटा हमारा एनुअल बेसिस पर शेड्यूल बनेगा। अब हमें चाहिए थी करंट और नॉन करंट। इसके लिए जरा बोर्ड पे नजर डाल लें। पहला साल खत्म होते होते 80,000 रुपए मैंने आपके अभी भी देने। उस 80,000 में से 22,000 रुपए अगले 12 महीने में देने, और 57,000 उसके बाद देने। ये जाएगा करंट लाइबिलिटी में, ये नॉन करंट में। आगे मजीद देखिएगा। दूसरा साल खत्म होते होते 57,000 मैंने आपके देने, जिसमें से 26,000 रुपए अगले 12 महीने में देने, 31,000 रुपए 12 महीने के बाद देने। ये जाएगा करंट लाइबिलिटी में, ये नॉन करंट लाइबिलिटी में। इसी तरह तीसरा साल खत्म होते होते मैंने आपके 31,000 रुपए देने, जिसमें से 31,000 रुपए अगले 12 महीने में देने, और कुछ भी 12 महीने के बाद नहीं देना। ये करंट लाइबिलिटी में, ये नॉन करंट लाइबिलिटी। ये हमारे सारे ब्रेकअप बन गए ईयर वाइज। जब 2017 खत्म होगा, करंट लाइबिलिटी में जाएगा 22,762।
522,762 और नॉन करंट में जाएगा 577,880। इसी तरह नेक्स्ट ईयर जाएगा 26,628। नॉन करंट में जाएगा 31152। इसी तरह करंट में जाएगा 31152। नॉन करंट में कुछ नहीं होगा। और आखिरी साल जब मैं सारी पेमेंट्स कर दूंगा, ना करंट में कुछ बचेगा ना नॉन करंट में कुछ बचेगा। इस तरीके से लीज लायबिलिटी हमारी बैलेंस शीट में घूमेगी। समझ में आ रहा है बेटा? अब देखो एक थोड़ा सा अंदाजा क्या हुआ सर, एक जरा सी चीज उसने बदली, ईयरली के बजाय किस पे लाया, क्वार्टरली पे लाया, हमारा पूरा सवाल हिल के रह गया। इसी तरह ये जरा सा बदलेगा, पेमेंट को एडवांस में ले आएगा, जब भी पूरा सवाल हिल जाएगा। इस जरा सी चीज डालेगा, इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट, अब एक नई चीज पैदा हो जाएगी। एक जरा सी चीज डालेगा, लीज इंसेंटिव, फिर एक और चीज पैदा हो जाएगी। अब क्या है अच्छी बात, सब कुछ एक ही सवाल में नहीं होता, हर सवाल में थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ नया डालता है। और उसके बाद हम आहिस्ता आहिस्ता जब सिचुएशन सारी कवर कर लेंगे, तो फिर लेसी की जो भी टर्मिनोलॉजीज हैं या जो भी सर बता रहे, लीज इंसेंटिव कुछ होता है, इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट, वो भी आपकी समझ में आ जाएगा काम कैसे होता है। चले बेटा, अब लेसी का आखिरी समझने वाला केस रह गया है इंपॉर्टेंट, वो है अगर यही पेमेंट एडवांस में आ जाती तो क्या हो जाता। एडवांस का काम सबसे ज्यादा उलझा हुआ होता है। एडवांस में आने का मतलब है कि प्रेजेंट वैल्यू निकालने का एक तो फॉर्मूला बदल जाएगा, हम ऑर्डिनरी एन्युटी से एन्युटी ड्यू पे आ जाएंगे। दूसरा मेजर फर्क क्या पड़ेगा, एडवांस में आने से मेजर फर्क क्या पड़ेगा, पहली पेमेंट में फाइनेंस चार्ज जीरो हो जाएगा। पहली पेमेंट में फाइनेंस चार्ज जीरो हो जाएगा। ये सब आपने मैथ्स में पढ़ा हुआ है। एडवांस पेमेंट है, अभी अभी लोन लिया अभी दे दिया, अभी लोन लिया है अभी दे दिया, किस बात का इंटरेस्ट। पहली पेमेंट में फाइनेंस चार्ज जीरो होगा, लेकिन पहले साल जीरो नहीं होगा। और ये मसला अटकेगा, पहली पेमेंट में नहीं होगा लेकिन पहले साल फिर भी होगा, उसकी हमें एक्रूवल करनी पड़ेगी और लीज लाइबिलिटी में ऐड करके दिखाना पड़ेगा। अब ये एक नया खेल है, और क्योंकि इसमें घुमाने के लिए ज्यादा है, तो आजकल जो ज्यादा सवाल आ रहे हैं पेपर में वो एडवांस पेमेंट के ही आ रहे हैं। ठीक है बेटा, इंशाल्लाह अगली क्लास में आपको समझाता हूँ कि एडवांस पेमेंट के आ जाने से हमारे कॉन्ट्रैक्ट पे कहाँ कहाँ क्या क्या फर्क पड़ेगा। मुझे एक बात बताओ, क्वार्टरली पेमेंट से एंट्री बदल जाएंगी? जब क्वार्टरली पेमेंट से एंट्री पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस क्या होगा, हर 3 महीने बाद एक पेमेंट करते हुए चलेंगे, 3 महीने का इंटरेस्ट डाल देंगे, लाइबिलिटी में बढ़ा देंगे, उसको पे कर देंगे।